हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ थाईलैंड ई वीज़ा एंड वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी थी इस टॉपिक से रिलेटेड। प्लस उस वीडियो को मुझे देखा लगा कि वो काफ़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली वीडियो थी, क्योंकि उसमें ई वीज़ा एंड वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं था कि मतलब वो क्या डिफरेंस है दोनों में, कि हमको ई वीज़ा लेना चाहिए कि वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें देख के मैंने उसका थोड़ा सोचा है कि इसको थोड़ा वेट करते हैं कि कोई नई अपडेट आती है। प्लस अभी जो है मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अभी वीज़ा अप्लाई कर रहे थे इंडिया से आने के लिए, और कुछ तो जिन्होंने नॉन बी के लिए अप्लाई करा, तो उनसे भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे इसके रिगार्डिंग चीज़ें बताई कि एक्चुअली में ई वीज़ा क्या है और अपने को कौन सा लेना चाहिए अगर आप थाईलैंड ट्रेवल कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर करी। तो उसके रिगार्डिंग मैं सोचा कि आपके साथ भी वो चीज़ शेयर करें, क्योंकि लोगों के डाउट्स हैं कि उन्हें ई वीज़ा चाहिए कि वीज़ा ऑन अराइवल। अगर ई वीज़ा तो वो ई वीज़ा का प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ है वो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी वो चीज़ें शेयर करूंगा। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल, तो वो क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि आप जो है वो इंडिया से आ रहे हो, मतलब कि ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल के डिफरेंस को अपन क्लियर करते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल जो है आपका, वो आपका 60 डेज का ही रहने वाला है। अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करते हो जनवरी फरवरी या नेक्स्ट मंथ, कभी भी आप 2025 में ट्रैवल करते हो, मान लो आप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ रहे हैं, तो आपको जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो आपको 60 डेज का मिलेगा, नो डाउट। उसके अंदर अभी कोई इन्होंने टूरिज्म अथॉरिटी की तरफ से अभी इसका कोई नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट नहीं आया है कि ये वीज़ा कब तक रहने वाला है, या फिर इसका डेट एंड डेट कब की है। ऐसा कुछ भी अभी तक कोई क्लियर नहीं है। वो आपका जो है वो फर्दर अनाउंसमेंट तक है, कि अगर कोई अनाउंसमेंट आएगी तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो अभी वो जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल वो आपको 60 डेज का ही मिलेगा। तो पहला डाउट ये है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल जो 60 डेज का वो क्लियर हो गया। प्लस उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो अभी इतना ज़्यादा हैजल फ्री नहीं है। आप नॉर्मल आओगे तो आपका पासपोर्ट लेंगे, आपका फोटो खींचेंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे, आपको वो 60 डेज का वीज़ा दे देंगे। ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल तो लेटेस्ट, कि आप जो ज़्यादा क्वेश्चंस या फॉर्म फिल करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इंश्योरेंस की नीड नहीं है, ना कोई होटल बुकिंग। बस ये है कि आप अगर आ रहे हो तो एटलीस्ट 1 डे की होटल बुकिंग, प्लस आप जो है आपका 10,000 थाई बात कैश कैरी करके लाएं। इनकेस अगर वो पूछते हैं तो वो आपके एक सेफ साइड होगा। तो ये हो गया आपका वीज़ा ऑन अराइवल। ई वीज़ा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का इसका मतलब इन्होंने क्या किया है कि जैसे पहले हम इंडिया से वीएफएस के थ्रू स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते थे। मतलब अपने को इंडिया से अगर कोई भी वीज़ा चाहिए होता है कि भाई मेरे को पहले वीज़ा चाहिए, तो हम क्या है वीएफएस के थ्रू स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते थे थाई एम्बेसी के लिए। नॉन ओ हो गया नॉन ओ स्पाउस वीज़ा, नॉन ओ रिटायरमेंट वीज़ा, नॉन बी वर्क परमिट वीज़ा, स्टडी वीज़ा। प्लस अभी इन्होंने रिसेंटली लास्ट 2 मंथ्स पहले उन्होंने डीटीवी वीज़ा करके निकाला था, डेस्टिनेशन ट्रेवल वीज़ा करके। वो वीज़ा हो गया, ट्रांजिट वीज़ा हो गया, हेल्थ वीज़ा। ये सारे जो वीज़ा कैटेगरी थी वो हम सारा बीएफएस के थ्रू अप्लाई करते थे। तो इन्होंने अब क्या करा है कि अभी इन्होंने ई वीज़ा एक स्कीम स्टार्ट की है कि आप अब जो है वो वीज़ा डायरेक्ट थाईलैंड की वेबसाइट से ही जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आप हो। ऐसा ना हो, क्योंकि जैसे इंडिया में होता था कि भाई आप अगर दूसरी सिटी से हो, वहाँ पे आपके बीएफएस ऑफिस नहीं है, तो आपको जैसे दिल्ली जाना पड़ता था। मान लो आप अगर एग्जाम्पल मान लो आप आगरा में रह रहे हो, जैसे मैं आगरा के से मैंने अप्लाई करा, तो आगरा में बीएफएस ऑफिस नहीं है, तो मुझे दिल्ली जाके बीएफएस ऑफिस में अपना वीज़ा अप्लाई करना होता था, या फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट मुझे सेंड करने होते बीएफएस ऑफिस को। तो ये सारा प्रोसेस जो था उन्होंने अब उसको कर दिया ऑनलाइन। मतलब कि आप जो वेबसाइट से आप थाई ई वीज़ा government.in.th करके कुछ है, तो उसका लिंक मैं आपको वेबसाइट का डाल दूंगा। तो आप उस वेबसाइट पर जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। प्लस उसके अंदर सारी कैटेगरीज दे रखी हैं, आप डिसाइड करोगे। जैसे बीएफएस में अपन सेलेक्ट करते थे कि भाई मैं इंडिया से थाईलैंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी वीज़ा कैटेगरी कौन सी है, मुझे टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, सिंगल एंट्री चाहिए, मल्टीपल एंट्री चाहिए, मुझे ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, या फिर मुझे स्टडी वीज़ा चाहिए। तो जैसे उसमें भी ऐसे ही सेम आपका प्रोसेस है। तो आप जैसे सेलेक्ट करोगे उसके अंदर आपकी कैटेगरीज, तो वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। पहले वीज़ा हम जो है वो स्टिकर वीज़ा जो था वो बीएफएस के थ्रू करते थे, अब वो हम सेल्फ कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपको पासपोर्ट सबमिट नहीं करना है। इसमें पहले हम जैसे बीएफएस में देते तो हमें पासपोर्ट देना होता था, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट नहीं देना, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पासपोर्ट अपलोड करना है, प्लस आपका फोटो अपलोड करना है। ये सारे अपलोड करोगे तो आपके पास एक मेल आ जाएगा। आप ये मेल यूज़ करोगे अकाउंट क्रिएट करने में, वो उस मेल आईडी पे आपके पास ई वीज़ा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मलेशिया का अपन वीज़ा अप्लाई करते थे तो ई वीज़ा आता था। वियतनाम का अपन जब
वीज़ा अप्लाई करते थे ऑनलाइन तो अपने पास ई वीज़ा आता था, वैसे ही थाईलैंड ने भी अब वो स्कीम कर दी है। तो अपन ई वीज़ा लेंगे, ई वीज़ा लेके जैसे ही आप थाईलैंड एयरपोर्ट पे आओगे वो आपका ई वीज़ा चेक करेंगे, आपको स्टैम्प दे देंगे। तो ये प्रोसेस उन्होंने ई वीज़ा के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। उसमें अभी एक चीज़ है कि पेमेंट जो है, जैसे अपन मलेशिया का या फिर वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करते थे तो उसमें पेमेंट ऑनलाइन होता था, बट अभी थाईलैंड के केस में ऐसा नहीं है। थाईलैंड में आपको पेमेंट जो है वो आपको ऑफलाइन पे करना है। तो जैसे ही आप स्टेप्स में जाओगे, वो भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा आपको कि कैसे आप कर सकते हैं और क्या न्यूज़ है, क्योंकि ये इंडिया टुडे ने जो है उसको आज क्लैरिफाई किया है कि एक्चुअल में ई वीज़ा है क्या। तो मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये जो है वो इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने थाईलैंड अनाउंसेस ई वीज़ा फॉर इंडियंस फ्रॉम जनवरी 1 30 डे एग्जाम्पशन टू रिमेन। मतलब जो ई वीज़ा है वो आपका 1 जनवरी 2025 से ऑफिशियली जो है वो अप्लाई हो जाएगा आपका एम्बेसी में। इसके लिए उन्होंने देखा है नॉन थाई नेशनल मस्ट अप्लाई वीज़ा बाया thaievisa.co.th। ये उनकी वेबसाइट का लिंक है जिन्होंने दिया है, जहाँ से हम ई वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। 60 डेज़ जो है वो अपने को ई वीज़ा मिलेगा। जो 60 डेज़ अभी अपने को वीज़ा ऑन अराइवल जो मिल रहा है वो आपका रिमेन्स एग्जाम्पशन वाला जो है वो कंटिन्यू रहेगा फर्दर नोटिस, यानी कि जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाती उस तक का। वीज़ा फीस आर नॉन रिफंडेबल, ऑफलाइन पेमेंट्स मेथड्स अवेलेबल। जब आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने अभी क्या है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था वो अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन पासपोर्ट होल्डर फॉर टूरिज्म एंड शॉर्ट बिजनेस पर्पजेस विल रिमेन इफेक्टिव अंटिल फर्दर नोटिस। तो ये उन्होंने इसमें दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपको वो ये आपको मिला ही होगा। तो इसमें आप क्लियरली इसमें मेंशन रखा है पूरा, ई वीज़ा सिस्टम विल बी इफेक्टिव 1 जनवरी 2025 से होगा। उसके लिए उन्होंने दे रखा है कि ईच एप्लीकेशन कैन अप्लाई द एप्लीकेशन देमसेल्फ, खुद की भी और दूसरों के भी अपन अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशंस। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ इनको देनी पड़ेगी, और जो इसका अप्रॉक्सीमेट जो टाइम फ्रेम है इनका 14 वर्किंग डेज़ है। जैसे VFS से अपना अप्लाई करते थे तो उसका 1 वीक वर्किंग डेज होता था, तो वही सी में इन्होंने 2 डेज़ का, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने ये 14 डेज़ वर्क परमिट का दे रखा है। ठीक है, वीज़ा जो अपन BFS के थ्रू करते थे उसकी वीज़ा फ़ीस जो थी वो नॉन रिफंडेबल भी थी, ये भी अपनी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। ठीक है, और इसमें यह है कि आप जब एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट पे आने के बाद उसको जो वीज़ा है वो आपको उसका प्रिंट करवा के जो आपके मेल पे आपके पास मिल जाएगा, उसका प्रिंट निकलवा के आप उसको दे जो इमिग्रेशन ऑफिस पे जाएंगे तो वहाँ पर अपन उनको शो कराएंगे तो वो अपने को वीज़ा का स्टाम्प दे देंगे। जैसे मलेशिया और वियतनाम का मैंने आपको बताया था, सेम प्रोसेस है ये वो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसकी वेबसाइट्स पे लेके चलता हूँ। ऑफिशियली ये देख सकते हैं आप, ये इन्होंने जैसे ही आप ओपन करोगे तो इन्होंने अनाउंस अटेंशन भी दे रखे, ई वीज़ा एप्लीकेंट्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू सबमिट पासपोर्ट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन एट द रॉयल थाई एम्बेसी और कॉन्सुलेट जनरल। मतलब कि अब वो कंपलसरी नहीं है कि आपको जाके रॉयल थाई एम्बेसी या फिर जो अपना कॉन्सुलेट जाने, यानी कि जो BFS होता है वहाँ पे आपको पासपोर्ट और जो भी आपके ट्रैवल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट यू आर ओनली एबल टू अप्लाई इफ़ यू आर करंटली नॉट इन थाईलैंड। मतलब कि आप इंडिया हो या फिर दूसरी कंट्री में तो आप इस ई वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप थाईलैंड में तो आप ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आफ्टर द ई वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, द कन्फर्मेशन ईमेल विल सेंड टू यू to the applicants which can be print out for the presenting to the airline and Thai immigration office। जब अपन ने अप्लाई कर दिया, मानो 14 डेज़ के बाद अपने पास वीज़ा जो है वो ईमेल पे आ गया कि भाई आपका जो वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है, तो अपन उसका प्रिंट निकलवा के अपन ईजी उसको कैरी कर सकते हैं। जैसे अपन अगर एयरलाइन अगर अपन जाते हैं, जैसे अपन दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि वीज़ा है आपके पास, तो अपन दिखा सकते हैं भाई हमारे पास ई वीज़ा ही है, उसका प्रिंट आउट है। तो ऐसे ही आप उसको थाई इमिग्रेशन पे भी दिखा सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी ई वीज़ा की। और यहाँ पे ये आपका क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ से आप उसको अपना अकाउंट क्रिएट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ये सारी चीज़ें दे रखी है, क्रिएट एन अकाउंट, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, पे वीज़ा फीस, वेट फॉर द वीज़ा टू बी प्रोसेस्ड, ई वीज़ा कन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट सेंड बाय ईमेल। यहाँ पे भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। जैसे VFS के अंदर अपन कैटेगरी सेलेक्ट करते थे कि भाई मुझे जो है वो वर्क परमिट चाहिए या नॉन ओ चाहिए या टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा में भी आपकी कैटेगरीज होती थी कि आपको कैसा चाहिए, ट्रांजिट वीज़ा चाहिए
या मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें थी। इसमें ये आप देख सकते हो ये कैटेगरीज उन्होंने दे रखी है। डीटीवी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, स्मार्ट वीज़ा, लॉन्ग टर्म जो भी आपको चाहिए, स्टेइंग विद फैमिली या वर्क परमिट, बिजनेस वीज़ा, मीडिया एंड फर्म क्रू वीज़ा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहीं से आपको जो है वो ई वीज़ा अप्लाई करना है। इन फ्यूचर अगर आप अप्लाई करते हो तो अब जो है वो आपको इस वेबसाइट से ही अप्लाई करता है। इसका मैं आपका लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने मेरी स्क्रीन पे मैंने आपको सारी डिटेल्स शेयर करी, कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर आपको वेबसाइट्स का भी बता दिया कि कहाँ कैसे है। तो ये सारा जो है ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे क्लियरिफाई करा। क्योंकि अभी क्या है, वो एक दोस्त है जो उसको यहाँ थाईलैंड में 3-4 साल से रहते थे, तो वो इंडिया गए तो उनका नॉनो के लिए वो अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने बीएफएस के थ्रू गया। तो वहाँ पे क्या है, बीएफएस अभी थाई एम्बेसी इंडिया के अंदर जितनी जो भी थाई एम्बेसी मुंबई या दिल्ली या फिर आपका बेंगलोर जो भी है, तो वो अभी कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर बीएफएस के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी एप्लीकेशन अभी स्टॉप कर रही है। अगर आप स्टिकर वीज़ा के लिए कोई भी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं मिलेगी। ये जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 2025 से वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वो नॉनो के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि अभी वेबसाइट जो वो काम नहीं कर रही, एप्लीकेशंस नहीं ले रहे हैं बीएफएस वाले, और वहाँ पे ऐसे है कि जो भी आपका प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन है सारा सिस्टम। और उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट की भी लगी, जैसे अपन बीएफएस में चेकलिस्ट आती थी वैसी सेम उस वेबसाइट्स पर भी चेकलिस्ट है कि आपको क्या क्या चीज़ें देनी है। और प्लस एक और दोस्त है जिसने मुझे कंफर्म करा था इस चीज़ के लिए कि क्योंकि उसका वर्क परमिट मुझे मिल गया था, वो इंडिया क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल लेके वो यहाँ पे आए हुए थे। तो आप अगर कोई भी मान लो जॉब से रिलेटेड आते हैं, या फिर आप कोई भी जॉब रिलेटेड हो गई, या फिर हेल्थ से हो गया, या फिर आपका कोई मैरिज का हो गया, कोई भी प्रोसेस के लिए आप आते तो वो आपका वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो आपका कन्वर्ट नहीं होगा। आपको स्टिकर वीज़ा लेके ही आना पड़ेगा इंडिया से, वही आपका यहाँ पे कन्वर्ट होगा, चाहे वो वर्क परमिट में हो, चाहे वो आपका नॉनो वीज़ा में हो, चाहे नॉनो रिटायरमेंट में हो। ये सारा प्रोसेस वो आपका स्टिकर वीज़ा से ही होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आप बैंकॉक में किस पर्पज़ से आ रहे हो उसके रिगार्डिंग, तो वो आप अपना वीज़ा उसके हिसाब से चूज़ करें। सेकेंड थिंग, जैसे हाँ एक चीज़ मैं इसमें भूल गया कि जैसे अपन ई वीज़ा अप्लाई इंडिया से स्टिकर वीज़ा लेके आते थे, तो अपने को वो 60 डेज़ का मिलता था, उसकी टाइम पीरियड 90 डेज़ का रहता था, तो अपन थाईलैंड में 60 डेज़ स्टे कर सकते थे। तो ऐसे ई वीज़ा के अंदर ई वीज़ा जो आपका है वो 60 डेज़ का रहने वाला है, प्लस आप उसको ई वीज़ा को 1 मंथ के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हो। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ई वीज़ा में क्या डिफरेंस, ई वीज़ा और वीएफएस का सिमिलर, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, तो ये हैं। और अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे आए हो, जैसे मान लो आप वीज़ा ऑन अराइवल पे आए हो, आप यहाँ 60 डेज़ का आपको वीज़ा मिला, आप 60 डे पर आप उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते। आप ई वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल को आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते। ये दोनों में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। प्लस ई वीज़ा के अंदर आपकी वही कंफर्मेशन जैसे अपन बीएफएस में देते थे, बोथ साइड रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, ये सारी चीज़ें आप जब वेबसाइट पे अप्लाई करोगे तो वो डॉक्यूमेंट्स की आप में मिल जाएगी, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो के अंदर ये था इन्फॉर्म की सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कि वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी आ रही है वहाँ पे मुझे फॉलो और मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज़ आप अभी क्या है, लोग यूट्यूब पे वीडियो मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारी चीज़ें क्लियर होती है, और आप उसको लाइक ना कोई सब्सक्राइब करके बिना करे चले जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी चेक करा था तो लोग बहुत कम लोग जो है वो नॉन सब्सक्राइबर वाले जो वीडियोस देख रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो उसमें आपका कुछ जाएगा तो नहीं, बस एक आपका साइड में नोटिफिकेशन पड़ा रहेगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए चलते हैं।